हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज से हम फोकस सिलेबस की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। फोकस सिलेबस का मतलब वैसे तो सभी टेंथ के बच्चे इसको देख सकते हैं, उन सबके लिए लाभकारी है, लेकिन फोकस हमने स्पेशल करा है जो हमारे बच्चे वीक हैं, जो मैथ को एक हार्ड सब्जेक्ट समझते हैं। वो सारा सिलेबस नहीं कर सकते, उन्हें सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए, और पास होने के लिए कैसे आसानी से वो मैथ को तैयार करें, इसलिए हमने एक कुछ सिलेबस 40 से 45 नंबर का हमारे सरकारी स्कूल के टीचर्स ने तैयार करा है, जिसको वो अच्छे से करके, अच्छे से रिवाइज करके आसानी से टेंथ क्लास में पास हो सकते हैं। तो उसके आधार पर ही हमने सिलेबस बनाया है। तो इसी सीरीज़ का आज फर्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो हम जो भी आपको इस सीरीज़ में कराएंगे, आप अगर उतना भी सिलेबस अच्छे से पढ़ लेते हैं मैथ में, उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके जैसे क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं, तो आप आसानी से मैथ में पास हो जाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। तो आइए शुरू करते हैं पहला वीडियो फोकस सिलेबस का। सबसे पहली हमारे पास यूनिट है संख्या पद्धति या वास्तविक संख्याएं। चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती थी? प्राकृतिक संख्या बोल लो या प्राकृतिक संख्या बोल लो, जो हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। उसके बाद अगर हम प्राकृत संख्या में यानी इनमें अगर हम ये जीरो और ऐड कर दें, बाकी तो सब कुछ सेम है, जीरो और लगा दें तो इसको बोल देते हैं हम पूर्ण संख्याएं। अब पूर्णांक क्या होते हैं? देखो, जीरो से जो इधर वाली संख्या होती हैं उनको जीरो के लेफ्ट साइड लिखना शुरू कर दो माइनस लगा के, यानी माइनस की संख्याएं और आ गई, ये हमारे पूर्णांक बन गए। सम संख्याएं जो सिर्फ दो से भाग हो सकती हैं। विषम संख्याएं जो दो से भाग नहीं होती हैं। अब ये ध्यान रखना, जो इसमें संख्या एक है ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। ठीक है, भाज्य अभाज्य क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये लाइन बाद में आनी चाहिए थी। संख्या एक को ना तो भाज्य माना जाता है और ना ही अभाज्य। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? जो संख्या केवल एक और स्वयं से विभाजित हो। देखो, एक से तो सभी विभाजित हो जाती हैं, ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो एक से विभाजित हो। तुम मेन फोकस इस पॉइंट पर करो कि वे संख्याएं जो केवल स्वयं से विभाजित होती हैं। ठीक है, क्योंकि एक से तो सभी विभाजित हो जाती हैं, लेकिन परिभाषा में आएगा ये जो सिर्फ स्वयं से विभाजित होती हैं, या जो केवल एक और अपने पहाड़े में ही आती हैं और किसी के पहाड़े में वो नहीं आती हैं। एक के पहाड़े में तो सभी आ जाएंगी। ऐसी संख्या जैसे 2 3 5 7 11 13, इसके बाद 17, फिर 19 23। ठीक है, इस टाइप से ही हमारे पास आती चली जाती हैं। 23 के बाद 29 31 एंड सो ऑन। इनको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसके अलावा जो संख्या बच जाती हैं एक को छोड़कर, ये जो ऊपर वाली हमने संख्या भी पढ़ी है, इनके अलावा जो संख्या बच जाती हैं एक को छोड़कर, वो हमारी जो अभाज्य नहीं होती उनको हम भाज्य कहते हैं। जैसे इनके बीच में क्या क्या बच गई? 4 6 8 9 10, ये सब बच गई। 10 के बाद क्या था? 12। ठीक है ना, 12 के बाद 14 15 16 18 20 एंड सो ऑन। ये सारी हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यानी जो अपने अलावा किसी और से भी कट जाती हैं। और एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। अब आता है सह अभाज्य यानी को प्राइम। ऐसी संख्या जिनके बीच में जो कॉमन गुणनखंड है वो सिर्फ एक होता है। जैसे 5 और 9 यहाँ दे रखा है, अगर 5 के तुम फैक्टर करोगे तो 1 गुणा 5, बस ऐसे ही लिख सकते हो, और तो कोई तरीका है नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणा 3 गुणा 3, तो कॉमन क्या आया? ओनली 1 आया ना, और तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा। तो उनमें 1 के अलावा कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। और देखो दूसरा 6 और 11, जैसे 6 और 11 दे रखा है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणा 2 गुणा 3, और 11 को क्या लिखेंगे? 1 गुणा 11, बस, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इनके बीच भी कॉमन 1 आ गया। तो ऐसी संख्या जिनके बीच में कॉमन गुणनखंड 1 आता है उसको हम सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, गुणनखंड वृक्ष क्या होता है, अब हम आपको बताएंगे। गुणनखंड वृक्ष, देखो गुणनखंड वृक्ष में सबसे पहले जैसे हमें 36 दे रखा है, तो हम सबसे पहले 36 हमने यहाँ लिख लिया। अब 36 को देखो किससे भाग हो सकता है? छोटी से छोटी संख्या 2 से भाग हो सकता है, तो ये 2 से भाग हुआ, 2 से भाग करके हमने इधर बना लिया, 18 आ गया। अब ये जो इसको नहीं देखना अब हम, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या। अब हमें इसको देखना है।
ये किससे भाग हो सकता है, फिर से 2 से भाग हो जाएगा, तो इधर से 2 से भाग करा, यानी जिससे भाग करना है उसको लेफ्ट साइड में रखना है और जो भागो का आएगा वो राइट साइड। 2 से भाग करा 9 आ गया। अब 9 किससे भाग हो सकता है, 3 से भाग करा 3 आ गया। अब ये 3 किसी से भी भाग नहीं होगा। जब ऐसी संख्या आ जाए जो किसी से भागने, अभाज्य संख्या आ जाए, देखो ये सारी, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, तभी हम क्वेश्चन को छोड़ देंगे। जैसे 510 है, क्लियरली पता चल रहा 2 से भाग होगा तो 255 आया। अब यहाँ पे 3 से भाग हो गया, क्योंकि 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 85 आ गया। 5 से भाग होगा 17 आ गया। अब ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। अब आगे भाग नहीं हो सकता, तो इस टाइप से हम इसके गुणनखंड करते चले जाते हैं और ये गुणनखंड वृक्ष बनता चला जाता है। और अगर हमें खाली गुणनखंड करने हो तो कैसे करेंगे, मान लो 36 के गुणनखंड, फिर ऐसा ऐसा करते हैं, 2 ये 18 पे चला गया, फिर 2 से काटा ये 9 पे चला गया, फिर 3 से काटा तो 3 पे चला गया, 3 से काटा तो 1, देखो 2 2 3 3, 2 2 3 3, यही तो आया। तो इस तरह से ही हमारा गुणनखंड और गुणनखंड वृक्ष बन जाते हैं। आगे कहता है व्याख्या कीजिए कि ये जो पूरी संख्या है ये भाज्य संख्या क्यों है। अब देखो इसमें हमारे पास एक तो पोर्शन ये है खाली, क्योंकि सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, और अकेला पोर्शन ये है, ठीक है। यानी एक ये वाला पोर्शन और एक ये पोर्शन। तो इसमें से 11 और यहाँ 22, इनमें से 11 कॉमन आ जाएगा, 11 बाहर लिया तो यहाँ से तो बचा 7 और 13। 22 में से 11 बाहर लिया तो 2 बाहर लेने का मतलब है डिवाइड करना, अंदर वाली संख्या को डिवाइड करना। जब इसको हमने 11 से डिवाइड करा तो इसमें से 11 हट गया, इसको 11 से डिवाइड करा तो यहाँ 2 बच गया। 11 बाहर है, 7 और 13 को मल्टीप्लाई करा 91, यहाँ 2 रह गया 93। अब देखो इस पूरी संख्या के 2 गुणनखंड आ गए, 11 और 93, यानी ये 11 से भी डिवाइड हो जाएगा और 93 से भी डिवाइड हो, जितने गुणनखंड होते हैं उन सब से वो डिवाइड हो जाता है। तो ये भाज्य है। अभाज्य कौन सी होती है, जो सिर्फ अपने आप से भी विभाजित होती है, और भाज्य कौन सी होती है, जो अपने अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाती है। इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। चलिए ये एग्जाम्पल ध्यान से समझते रहो, क्योंकि अभी तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, उनमें ऐसे ही, फिर वो मैं आपको नहीं करूँगा, आपको अपने आप ही करने पड़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये 1 नंबर में इसका जरूर आता, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बहुत पूछी जाती है। क्या कहता, प्रत्येक भाज्य संख्या वही जो अपने अलावा किसी और से भी भाग हो जाए को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई सी भी अभाज्य संख्या हो, जैसे 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2, 2 भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। मैं 6 लिख दूँ, 6 भी क्या है, भाज्य है, लेकिन इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख दो या 3 गुणा 2 लिख दो, उससे कोई फ़र्क हमारे पास नहीं पड़ने वाला। मान लो 15 है, 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 5 या 5 गुणा 3। लेकिन यह जो अब कहता है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, इतना तो ठीक। लेकिन ये गुणनफल जो है, ये जैसे ये यहाँ 2 गुणा 3 है, यहाँ 3 गुणा 2 है, इनका जो क्रम है वो कैसा भी हो सकता है। यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है, और ये एक ही होता है। जैसे 6 का है, इसका 2 और 3 ही इसके गुणनखंड होंगे, चाहे 2 को आगे लिख लो चाहे 3 को आगे लिख लो, ठीक है। यानी क्रम इनका कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके जो गुणनखंड आएंगे वो 2 गुणा 3 ही आएंगे या 3 गुणा 2 आएंगे, और इससे अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ये थ्योरम की परिभाषा है, ये आपको याद करनी है, ये बहुत आती है क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण नंबर हमारा 3 कहता 6 और 20 को गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। देखो गुणनखंड तो ये हो गया इनका, ये तो आप कर ही लोगे। अब देखो 6 का गुणनखंड हमारे पास हुआ है भाई 2 गुणा 3, अभी मैंने ऊपर भी करके दिखाया है, और 20 का जो गुणनखंड हुआ है हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 5। अब इसमें ध्यान दो कि इन दोनों के गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या आ रही है, कौन कौन सी अभाज्य संख्या आ रही है। दोनों में मिला के 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, ठीक है। तो हमें 2 3 5 दोनों में लिखना है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 अकेला है तो 2 की घात 1, 3 अकेला है तो 3 की घात 1, और 5 इसमें नहीं है तो 5 की घात 0। यानी 2 3 5 दोनों में मिला के आ रहा, तो दोनों में हमें लिखना जरूर है। जैसे ऊपर वाले में यहाँ पर 5 नहीं है, नीचे था 5, तो 5 हमें यहाँ लाना है कैसे भी कैसे, तो 5 की घात 0 लिख देंगे, क्योंकि 5 की घात 0 1 होता है, और 1 कहीं भी हम लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ 2 गुणा 2 है तो 2 की घात क्या बन गया 2, 3 यहाँ पर नहीं है तो 3 की घात 0, 5 यहाँ पर है तो 5 की घात 1।
तो इनको हम इस टाइप से लिख देंगे जैसे इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है, मैंने आपको समझा दिया। अब एलसीएम या एचसीएफ, पहले मैं एचसीएफ निकालना बताऊंगा। एचसीएफ, एलसीएम, देखो एचसीएफ होता है सबसे छोटी घात। अब एचसीएफ हम कैसे याद रखें जी सबसे छोटी घात? देखो एच जो है ये एच से शुरू हो रहा है और ये एल से। एच इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आता है और अधिकतर जब हम काउंटिंग करते हैं तो जो पहले काउंटिंग आती है वो छोटी होती है। ऐसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में मान के चलो जो पहले आ रहा है वो छोटा है, ठीक है। तो एच छोटा है तो सबसे छोटी घात। चलो जी, देखो ये कॉमन चीज़ है, 2 की घात 1 और 2 की घात 2, तो सबसे छोटी घात यानी 2 की घात 1, ठीक है, गुणा। अब इसमें छोटी घात क्या हो गई? 3 की घात 0। इसमें छोटी घात क्या हो गई? 5 की घात 0। चलो जी इसको ओपन करो, 2 की घात 1 2 हो गया, 3 की घात 0 1 हो गया, 5 की घात 0 भी 1 हो गया, आंसर आ गया 2, ठीक है। यही काम इन्होंने यहाँ पे कर रखा है। अब बड़ी घात 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 5 की घात भी 1। 2 की घात 2 4 हो गया, 3 की घात 1 3 हो गया, ये 5 हो गया, 4 या 12 और 60। यही काम इन्होंने यहाँ पे कर रखा है। तो ये चीज़ इन्होंने कर रखी थी और हमने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब आप इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये √3 भी हो सकता, ये 2 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, ये 7 भी हो सकता है, ये 11 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। करने का मेथड सिर्फ सेम है। देखो क्या करना, √3 एक अपरिमेय है, हम उल्टा मान के चलेंगे, माना √3 परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है या a/b, कुछ भी कह लो। तो इसका मतलब क्या, √3 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b क्या है? सह अभाज्य। अभी सहभाज्य मैंने ऊपर बताया ना, सहभाज्य कौन सी होती थी? जिनके बीच में कॉमन गुणनखंड सिर्फ 1 आता है, ठीक है, और b जो है 0 नहीं होना चाहिए। चलो जी, अब हमने क्या करा, ये जो आया है इसको दोनों ओर वर्ग कर दिया। ये कर दिया हमने वर्ग। वर्ग करने पर √3 का वर्ग क्या आया? 3, और a/b का वर्ग क्या है? यह। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3b² बराबर a, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आगे, b² = a²/3। ये आ गया। अब इसका मतलब क्या, 3 a² को भाग कर रहा है, यानी a² जो है 3 से विभाजित, अकॉर्डिंग टू दिस। अब a² 3 से विभाजित है तो a भी 3 से विभाजित होगा। जिसका स्क्वायर विभाजित होता है वो खुद भी उससे विभाजित होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब a क्योंकि 3 से विभाजित है तो a 3 का मल्टीपल भी होगा, यानी कोई भी चीज़ अगर किसी से विभाजित है तो वो उसका मल्टीपल, यानी a को हम 3c लिख सकते हैं। c की वैल्यू कुछ भी है, c क्या एक पूर्णांक है। तो अब हम क्या करेंगे, a बराबर 3c, इक्वेशन जो 1 है इसमें रख देते हैं। ये तो 3b² तो इधर पहले से ही था, यहाँ पर a², तो a की जगह 3c रखा, 3c का स्क्वायर, तो 3b² = 9c², b² = 3c²। इस 3 को मैं नीचे ले जाऊँगा इसके, यानी b²/3 बराबर c²। अब यहाँ से भी यही चीज़ आ गई, यहाँ से भी अब हमारे पास क्या आ गया कि जो b² है वो 3 से विभाजित है, क्योंकि 3 से भाग कर रहे हैं, b² 3 से विभाजित है तो b भी 3 से विभाजित होगा। अब देखो ज़रा, a भी 3 से विभाजित है, b भी 3 से विभाजित है, यानी 3 इनका कॉमन गुणनखंड हुआ। और जबकि मान क्या रहे हैं हम, इनको हम सहभाज्य मान रहे हैं कि इनमें तो 1 के अलावा कोई गुणनखंड है ही नहीं। और हमने सिद्ध क्या कर दिया कि भैया ये 3 से विभाजित हो रहा है और ये b भी 3 से विभाजित हो रहा है, अतः a और b 3 से विभाजित है, जो कि विरोधाभास है कि a b सहभाज्य हैं। तो हमने तो सहभाज्य माने थे ना, लेकिन सहभाज्य हुए कहाँ, क्योंकि तो 3 से विभाजित हो गए दोनों दोनों, जबकि होने का चाहिए था, ये 1 से ही विभाजित होने चाहिए थे, सहभाज्य संख्या हुई तो है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना हम सिद्ध कर देंगे। अब इसके अलावा अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिद्ध करो 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको यहाँ तक तो करना ही करना है, यानी यहाँ तक तो आपको करना ही है। इसके बाद आपको लाइन लिख दी है, हैंस यानी इसलिए 2 + √3 भी अपरिमेय संख्या होगी। और 2 + √3 नहीं, 2 - √3 या 5 + 2 √, यानी जिसमें भी √3 आएगा, या 5 - 2 √3, सबको बस एक ये यहाँ तक पूरा प्रूव करके एक लाइन ये लिख देनी है और काम हमें ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो ऐसे ही
अगर देखो यहाँ 5 होता तो देखो इसमें अगर अब ये वाला क्वेश्चन करते तो जहाँ पर 3 है 3 की जगह तो 5 आ जाता, ठीक है। और जहाँ पर 9 आ रहा है वहाँ 5 का स्क्वायर 25 आ जाता, क्योंकि 3 जो है इसका स्क्वायर है, बस इतना फ़र्क है। अगर 2 होता तो 3 की जगह तो 2 आ जाएगा अगर मैं इसको करूँगा, और जहाँ 9 है वहाँ 2 की जगह, वहाँ 9 की जगह 4 आ जाएगा। ऐसे ही 7 और ऐसे ही 11। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें ये क्वेश्चन आपको अपने आप ट्राई करने हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको क्या करना है, 3 + 2√5। आपको ऐसे नहीं करना जैसे उन्होंने कहा, आपको √5 प्रूव कर देनी है, इस टाइप से कर दोगे, और फिर बाद में इसके नीचे एक लाइन लिख दोगे, हैंस दिस, ये वाली जो संख्या है ये भी अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से आपको करना है, जैसे यहाँ दे रखा, आपको ऐसे नहीं करना, कोई ज़रूरत नहीं ऐसा करने की। बार बार हमें नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट, दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार देखो जरा, परिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। देखो नोट इक्वल क्या रखा है, ये दो तरह की होती है, शांत प्रसार और अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति का मतलब अशांत तो होगा ही होगा, और उसमें दशमलव के बाद वाले कुछ अंक बार बार रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। वो अंक 1 भी हो सकता है, वे अंक 2 भी हो सकते हैं, वे 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जो Q की वैल्यू है, अगर Q की वैल्यू इस तरह की हुई जिसमें सिर्फ 2 और 5 के गुणनखंड आ रहे हैं, इनकी पावर कुछ भी हो सकती है, n और m दे रखा ना पावर, यानी नीचे जो गुणनखंड है वो 2 और 5 आने चाहिए। जैसे ये लिख रखा है इन्होंने 23/2 और 5/2, तो नीचे खाली 2 और 5 के पावर आ रही है ना, इसके अलावा 2 या 5 की ही पावर आनी चाहिए। अगर है ऐसा तो ये शांत होगा, अगर 2 और 5 के अलावा देखो 7 आ गया, यहाँ पर कुछ और आ गया तो वो अशांत होगा। और इसमें देखो 3 5 3 5 3 5 3 5 आता चला जाएगा बाद में, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक तो अशांत तो ये होता ही है, और इसमें अनावर्ती का मतलब रिपीट नहीं होते, ठीक है। जैसे ये 120 आ गया, फिर 1200 आ गया, फिर 12,000 आ गया, फिर कुछ और आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालने का भी सूत्र दे रखा है कि 2 नंबर अगर ए और बी हैं तो एलसीएम इंटू एचसीएफ उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, दोनों नंबर्स का। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है कि एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालना है। यहाँ पे ए ये है और ये बी है, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया एचसीएफ इंटू एलसीएम ए इंटू बी। एचसीएफ की मैंने वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम इज इक्वल टू ये, और ये इधर नीचे चला जाएगा, 4 आ गया, 4 से इसको डिवाइड कर दिया, 101, इसको मल्टीप्लाई करना, आंसर। देखो इसमें हमारे पास 4 चीज़ हैं, क्या, एलसीएम एचसीएफ ए बी। 4 में से कोई भी 3 चीज़ पता होंगी, हम इसको सोल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, परिमेय संख्या ये दे रखी है कि दशमलव प्रसार, यानी इसको अगर हम भाग करें तो दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंकों बाद शांत हो जाएगा। हमें सिर्फ नीचे देखना है क्या है। नीचे पहली बात तो ये देख लो, सिर्फ 2 और 5 का ही होना चाहिए। अगर 2 और 5 के फैक्टर हैं तो ये शांत हो जाएगा, अदरवाइज ये अशांत रहेगा। और शांत हो जाएगा तो कितने अंकों के बाद होगा, इनमें से किसकी घात बड़ी है, 5 की घात बड़ी है, कितनी है, 3 है। तो जो बड़ी घात है उतने अंकों बाद ये शांत हो जाता है, तो 3 अंकों के बाद। हिंट क्या है, 2 और 5 में से जिसकी घात अधिकतम होती है वही घात हमारा उत्तर होगी। चलो जी, सिद्ध करो ये अपरिमेय संख्या। √2 जैसे हमने √3 करा है, ऐसे ये इसमें खाली आपको ये करके दिखाना, फिर बाद में लाइन लिख देनी है। √3 वाला हमने कर रखा है, इसलिए 2 - √3 बाद में हम एक लाइन लिख के ख़त्म कर देंगे। ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। अब इसमें से मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, इसमें से आपको सिर्फ इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13/5 की पावर आ जाएगा, करके देख लेना चाहिए कितना। तो नीचे खाली 5 की पावर है, 2 की पावर नहीं है, कोई बात नहीं, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो क्या पूछ रहा है, शांत है या अशांत, तो ये हमारा शांत है, क्योंकि इसमें 5 के अलावा कुछ नहीं आना, यानी 5 आ सकता है, 2 आ सकता है, या दोनों आ सकते हैं। इसको करोगे तो 17/2 की घात 3 आ जाएगा, तो ये भी शांत है। तो इसी टाइप से ये कर लो, इसी टाइप से ये, हाँ इसको और इसको एक जैसा करना है। पहले इनको मिनिमाइज कर लो, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो क्या हो गया, 2/5 की घात 1, ये हो गया शांत। क्यों, 5 की पावर आई है खाली। इसी टाइप से पहले इसको मिनिमाइज कर लेना फिर करना।
देखो इसमें नीचे 2 और 3 है, और इसको मैं करूँगा 29/7 तो ना नीचे 2 है ना 5 है, तो ये हो गया अशांत। ठीक है, ये अशांत, ये शांत, ये भी अशांत क्योंकि यहाँ 7 आ रहा है। तो इस टाइप से हम सिंपली कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर करा था एग्जाम्पल नंबर 2, आप कर सकते हो इजीली। गुणनखंड वृक्ष बनाओ, ये भी आसानी से कर लोगे। ठीक है, ये क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि द्वारा इसका एचसीएफ जो ऊपर हमने करा था सबसे पहला जो एचसीएफ और एलसीएम हमने गुणनखंड विधि से करा था, उस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन करा था, ये छठा क्वेश्चन दे रखा है, इजीली कर लोगे आप इसको। एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे तो एलसीएम निकालना है। ठीक है बेटा। अब 7th क्वेश्चन, देखो 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अब यहाँ पर 3 है। 7 से पहले मैं 8th बता दूं, क्या था, इसका दशमलव प्रसार कितने अंकों के बाद शांत होगा। यहाँ 2 की घात 3 और 5 की घात 1, तो 3 अंकों बाद, जिसकी घात ज़्यादा होती है वही। अब इधर देखो, गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालो। यहाँ पर 3 आ गए, वहाँ पर क्या थे, 1 थे। देखो जैसे 12 है, 12 के क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसे 15 के क्या होंगे, 3 गुणा 5। और ऐसे 21 के क्या होंगे, 3 गुणा 7। तो इन तीनों के में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और 7 आ रहा है। चलो तो 2 3 5 7 सबको लिखेंगे। तो यहाँ होगी 2 की घात 2, 3 की घात 1, 5 नहीं है तो 5 की घात 0 और 7 की घात भी 0। तो यहाँ 2 नहीं है तो 2 की घात 0, 3 की घात 1, 5 की घात 1, 7 नहीं है तो 7 की घात 0। यहाँ पर 2 की घात 0, 3 भी नहीं है, 3 की घात 0, 5 नहीं है, 5 की घात 0 और 7 की घात 1। तो एचसीएफ क्या होता था, सबसे छोटी घात। देखो ये 2 वाली में सबसे छोटी घात क्या है, 2 की घात 0, 3 वाली में 3 की घात 0, 5 वाली में 5 की घात 0 और 7 वाली में 7 की घात 0। यानी सब हो गया 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1। तो एचसीएफ आ गया 1। ठीक है बच्चों, क्योंकि सब में छोटी घात लेनी है। अब ऐसी एलसीएम अगर हम इसका लेंगे तो 2 की घात सबसे बड़ी क्या है, 2 की घात 2 है, 3 की घात 1 है, 5 की घात 1 है और 7 की घात बड़ी वाली 1 है। तो ये हो गया 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इन सबको गुणा कर लेंगे, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो इसी टाइप से ये कर लेना और इसी टाइप से ये कर लेना। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 1 का फोकस सिलेबस हमारा कंप्लीट होता है। जैसे क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं ऐसे क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस में भी दे रखे हैं, ये भी करने हैं। और थोड़े से अगर आपको कहीं और से भी मिल जाते हैं उनकी भी प्रैक्टिस करो। तो क्योंकि जितनी ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की, उतने ही आप इनमें निपुण हो जाओगे। अगर आप इतना ही करते रहोगे ना तो बेटा बहुत आसानी से आप पास हो जाओगे मैथ में, क्योंकि हम लगभग 40 से 45 नंबर का आपका इसी तरह से तैयार करवाने वाले हैं। तो ये पहला वीडियो हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में अपने सगे संबंधियों और बाकी दूसरे दोस्तों को भी बताओ। धन्यवाद।